बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर न्यू बुक के यूनिट नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद नीचे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस का भी जो है सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। याद रहे कि जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है फ़िज़िक्स में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते थे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे पेपर में। ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इनके आंसर्स और इनका सोल्यूशन भी जो है आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, इस सब का जो है सॉल्यूशन मिल सके और समझ भी आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करते हैं। वैसे पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें एमसीक्यूज़ नहीं होते थे एक्सरसाइज में, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज़ दे दिए हैं तो हो सकता है वो यहाँ से एमसीक्यूज़ जो है पेपर में जब पूछेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछे जाएँ, तो आप इनको लाजमी तैयार करें। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू नंबर 1 है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द एंगल एट विच द डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। कह रहा है वो कौन सा एंगल है जिस पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है हमने पढ़ा उसमें कोस थीटा आता है, ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा आता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ए बी साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पे आपस में जो है वो इक्वल होते हैं। तो देखें साइन 45 और कॉस 45 पे आंसर सेम आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 45। तो 45 डिग्री वो एंगल है जिस पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। एमसीक्यू नंबर 2 है द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। अब याद रहे कि जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है 45 पे, लेकिन जो हाइट है वो मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। ठीक है, उसका जो फार्मूला है वो ऐसा है जिस पे एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g है। तो वो 90 पे जो है वो मैक्सिमम होगी। जब हमने डायग्राम बनाई थी ना प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उसमें जो एंगल बना था ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, देखना हाइट जो है वो वाई एक्सिस पे होती है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन यूं करके स्टार्ट करती है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है यूं करके पैराबोलिक पाथ। तो अगर आप यहाँ पे देखें हाइट पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो इसलिए 90 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ मैक्सिमम इफ़ दे आर। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस मैक्सिमम 0 पे होता है। 0 का मतलब है दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। आगे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ सेम फॉर टू एंगल्स विच आर म्यूचुअली। कह रहा कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम किन दो एंगल्स पे आएगी। देखिए जो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उस पे जो है वो रेंज वो सेम आएगी। तो 90 डिग्री का मतलब है एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट होगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ना वो सेम आएगी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2.5 है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़। मतलब यहाँ ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री अभी मैंने डायग्राम साइड पे टॉप पे बनाई भी है। तो ये टॉप पे जब पहुँच गया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब देखें जब वो टॉप पे पहुँच गया, अब इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो कितना होता है, वो जी होता है। जो जी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 2.5 का आंसर डी करेक्ट है। 2.6 है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का वही यूनिट है जो मोमेंटम का है, न्यूटन सेकंड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 7वें एमसीक्यू का। 8वां एमसीक्यू है रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। जब एक रॉकेट जो है ऊपर की तरफ मूव करता है अपने सफ़र के दौरान, उसका एक्सेलरेशन को क्या होता है, जब वो ऊपर मूव करता है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसका जो मैस है वो डिक्रीज़ होता जाता है, और उसका जो रिलेशन है ए इज़ इक्वल टू एम वी ओवर एम हमने निकाला था, तो मैस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा एमसीक्यू नंबर 2.8 का।
उसके बाद 9वां MCQ है इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, गेन होती है ना, लॉस होती है ना गेन होती है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक कोलिजन के दौरान, तो नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन करेक्ट MCQ नंबर 2.9। तो MCQs हुए कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको साथ नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से देख के आप याद भी कर सकते हैं। तो आप इसी चैनल पे मैं मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ के लेक्चर्स भी देखा करें फिज़िक्स के साथ साथ, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो 8 हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो हैं वो 5 हैं। तो ये पांचों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले वो भी, और एक्सरसाइज के 8 सवाल, टोटल 13 सवाल। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। तो इसका आंसर जो है, राइट हैंड रूल क्या होता है दो वेक्टर्स के लिए? Join the tails of two vectors a and b which defines the plane of two vectors। तो हमने क्या करना है कि जो दो वेक्टर्स हैं, लेट पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, उन दोनों के टेल्स को ज्वाइन करवा देना। जैसे कि अब डायग्राम देख सकते हैं, ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ा था वहां पे भी इसकी बड़ी डिटेल से पढ़ा था इसको। ये a वेक्टर है, ये उसकी टेल है, ये b वेक्टर है, ये उसकी टेल है। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या करना है, ज्वाइन करा देना, जो कि हमें एक प्लेन दे देगा। ठीक है, देखिए अब एक प्लेन बन गया है। ठीक है, ए और बी वेक्टर की हमने टेल को ज्वाइन कराना था। उसके बाद रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू द बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। तो अब देखें, हमने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया थ्रू स्मॉल एंगल थीटा। ये एंगल है थीटा, ठीक है, हमें किसी थीटा एंगल में पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ क्या करवा दिया, रोटेट। तीसरा है कर्ल्स द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब हमने जिस तरफ रोटेशन करवाई है ना, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना, मतलब मरोड़ना है। ठीक है, ये राइट हैंड है, तो रोटेशन इस तरफ करवाइए तो इस तरफ कर्ल करें, तो जिधर थंब बनेगा, अब आप देखें थंब जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है हमेशा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो है वो देखें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी। ए क्रॉस बी हमारा कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वेक्टर प्रोडक्ट वो अपवर्ड बनेगा, राइट हैंड रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू जो हमने राइट हैंड रूल लगाया ना, उसमें जो थंब बना है वो अपवर्ड बना है, इसलिए जैसे लिखा गया नीचे, इरेक्ट थंब of your right hand will show the direction of vector of cross product of two vectors। The erect right hand thumb will show the direction of vector product of two vectors। तो हमें राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड का जो हमारा थंब है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन इम्पल्स, शो हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स क्या होती है, इसका मोमेंटम से रिलेशन बनाना। तो इम्पल्स हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। और रिलेशन हमने बनाना है मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान, तो यहाँ पे वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन जो हमने की थी, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक है, अब ये एम वी एफ क्या है, मोमेंटम है फाइनल, और एम वी आई इनिशियल मोमेंटम है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई, क्योंकि पी किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है ना, ये उसी फार्मूले के तहत लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ क्रॉस टी क्या चीज़ है, अभी हमने ऊपर देखा कि एफ क्रॉस टी आई है, तो आई इज इक्वल टू, ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज को हम डेल से भी लिखते हैं, तो आई इज इक्वल डेल टी। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो ये रिलेशन है कि इम्पल्स जो है किसी भी बॉडी के जो मोमेंटम में चेंज आता है उसके इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या लिखेंगे, डिफाइन है, सिंपल लिखेंगे, कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व। मोमेंटम तो हर कोलिजन में ही कंजर्व रहता है ना फिर, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलास्टिक में ही रहती है कंजर्व। तो जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करवाते हैं ना ऑन टू द मार्बल फ्लोर from a certain height, then after collision the ball will return to the same height where it was released। तो अगर हम किसी बॉल को मार्बल फ्लोर पे फॉल करवाएं, तो जिस हाइट से फॉल करवाएंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी हाइट पे वापस आ जाएगा, मतलब हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। तो ये एग्जांपल जो है हम इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं।
Inelastic collision, a collision in which the kinetic energy of a system is not conserved is called, but the momentum of the system is conserved is called inelastic collision. जिसमें momentum तो conserve रहे लेकिन kinetic energy conserve ना रहे वो inelastic collision होता है। अब इसकी एग्जांपल है कि अगर हम वही बॉल जो है पहले मार्बल फ्लोर पे स्ट्राइक कराया, अगर हम किसी सैंडी फ्लोर पे करा दें जहाँ रेत पाई पाई जा रही है तो रेत की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगी। When the ball drop from to the sandy floor from a certain height, then after the collision, the ball will not return to the सेम हाइट वेयर इट वाज रिलीज्ड ड्यू टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होने की वजह से उस हाइट पे वापस नहीं आ पाए। अगला सवाल है, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये पहले हमने जो इस तरह का क्वेश्चन अभी किया भी है, तो ये उसी जैसा क्वेश्चन है जैसे पहले हमने अभी इसका सॉल्व कर लिया इम्पल्स वाला, कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कैसे आता है ये प्रूव करना है। तो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमने डेरिवेशन पढ़ी थी। लेट हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करता हुआ जा रहा है, उस पर एक फोर्स F एक्ट करती है कुछ टाइम t के लिए, और उसकी जो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया ना। पहले बॉडी vi से मूव कर रहा था वेलोसिटी से, उसके बाद फोर्स लगी, फिर उसमें बाद वो रुक गई तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा इसमें। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब चूंकि उस पर फोर्स लग रही है, हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो फोर्स लगाने से उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू एम ए। तो हम यहाँ F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, ये वैल्यू एक ही उठाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम एज इट इज। ए की जगह पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिखा, अब एम को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे तो ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। डेल टी लिख लें या टी लिख लें, वो कोई इतना इशू नहीं है। अब देखें ये एम वी एफ क्या है, एम वी मोमेंटम होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि वी एफ है मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई इनिशियल मोमेंटम पी आई ओवर टी। तो ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आ गया। यही तो हमने प्रूव करना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। जो इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आल्सो स्टेट द कंडीशन अंडर व्हिच इट होल्ड्स। तो एक तो बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है और क्या कंडीशन है जिसपे ये एप्लीकेबल होता है लॉ। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ये एक स्टेटमेंट है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। आप अच्छा, अब इसमें कंडीशन इसकी क्या है, इसकी कंडीशन इसी क्वेश्चन के अंदर ही इसी आंसर के अंदर ही थी कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज का पहले तो हमें फार्मूला बताना चाहिए। रेंज का फार्मूला हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये रेंज का है फार्मूला। अब मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लेंगे, मैक्सिमम 1 होता है ना, तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन इधर जाके साइन इनवर्स 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे हल करें आपके पास 90 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 ओवर 2 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि रेंज जो है वो 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये दोबारा लिखा गया, ये नहीं है। तो रेंज जो है 45 डिग्री मैक्सिमम होगी। याद रखिए जो क्वेश्चन है ये आप इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखे हुए सेम टू सेम कॉपी करके इसको आप पेपर में लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप को जो है अपनी रजिस्टर में या अपनी कॉपी में इसको सेम यहाँ से देख के लिख भी लें। मैंने पूरा चैप्टर भी जो है इस तरह पढ़ाया है अपने रिटर्न नोट्स से। वो नोट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आसान वर्डिंग में लिखे हुए हैं। आप जो है उन्हीं मेरे लेक्चर्स को देख के, पूरे चैप्टर के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उन्हीं को देख के अपनी फीस की एक नीट कॉपी बनाएं। अपनी जो कॉपी होती है ना, जो अपने नोट्स होते हैं उससे पढ़ना
बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बुक से पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तमाम लेक्चर्स के भी नोट्स बनाएं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी बनाएं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके भी आप नोट्स बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। तो हमने जो है एक प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे जब जाता है तो उसके लिए कितना टाइम दरकार है, वो मैक्सिमम टाइम जो है ना हमने फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए टाइम हमने जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने डेरिवेशन भी की थी जब प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा था। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्केयर, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब यहाँ पे देखें कि पहले तो जो है मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने डायग्राम बनाई थी। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन एक्स में भी होती है और वाई में भी होती है। तो एक्स और वाई ये प्लेन बन गया। अब ये ओरिजिन है, यहाँ से क्या बॉडी को थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, बॉडी ऊपर जाती है मैक्सिमम हाइट पे एंड देन फॉल डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम हमने बनाई थी प्रोजेक्टाइल मोशन की वहाँ पहले भी। यहाँ पे कोई एंगल वो बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, दैट वो एंगल थीटा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है वी आई, ठीक है। तो वी आई वेलोसिटी के साथ वो हाइट पे जाती है। ये अब जो मैक्सिमम हाइट है ये, यहाँ पे इसका जो है हमने फाइंड करना है, तो कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए। सबसे पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अब चूंकि बॉडी हाइट पे जाती है तो हाइट पे वाई एक्सिस में मतलब जा रही है, तो हम यहाँ पे एस की जगह वाई लिख लेंगे, वी आई टी मतलब साथ में वाई लिखेंगे सब्सक्रिप्ट में, क्योंकि हमारी जो मोशन है वो वाई के अलॉन्ग है जब बॉडी हाइट पे जाती है। वन बाई टू ए टी स्केयर, ए के नीचे वाई लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जो है वो वाई के अलॉन्ग है, ठीक है। बॉडी हाइट पे जा रही है ना, हाइट वाई एक्सिस पे होती है। अब देखें चूंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ये है कि बॉडी जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल ने अपना मोशन स्टार्ट किया वो, और जहां पे उसने अपना मोशन खत्म किया, मतलब जहां प्रोजेक्टाइल लैंड हुआ है, लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कितनी टाइम में कवर हुआ है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप देखें हमने मोशन को जो स्टार्ट किया है वो भी किस पॉइंट से किया है, वो एक्स एक्सिस से किया है, और एंड अप भी कहाँ पे किया है, वो एक्सिस से। मतलब हम अर्थ पे स्टार्ट हुए हैं, अर्थ पे ही आगे फॉल हुए हैं, तो हमारा जो वाई है वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, द बॉडी गोज अप एंड कम्स टू द सेम लेवल, जिस बॉडी हाइट पे गई जरूर है लेकिन उसी सेम लेवल पे वापस आ गई जहां से वो अपवर्ड गई थी, तो इसलिए हमारा जो वाई है वो जीरो हो जाएगा, हाइट हमारी जीरो रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे। अब वी आई वाई है, वाई के अलॉन्ग साइन थीटा हम लिखते हैं, तो वी आई साइन थीटा लिखेंगे। अब ए वाई चूंकि बॉडी ऊपर गई है तो ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, तो ए वाई की जगह माइनस जी लेंगे। तो यहाँ ये सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, वाई की जगह जीरो लिख दिया, बाकी वी आई साइन थीटा, वी आई वाई वाई के साथ साइन थीटा आता है ना, तो वी आई साइन थीटा, बाकी ये टी एज इट इज प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्केयर। अब ए वाई माइनस जी लेना, तो इसलिए वो हमारा देखें यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस वन बाई टू, ए की जगह पे ए वाई की जगह माइनस जी लिखा गया, जी इसका माइनस पीछे चला गया ना, आगे टी स्केयर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब माइनस वन बाई टू जी टी स्केयर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वन बाई टू जी टी स्केयर इधर आके ये प्लस हो गया, इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। अब आप ये देखें ये टी स्केयर है ये टी है, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वी आई साइन थीटा, जी इधर आके डिवाइड, टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये जो हमारे पास टाइम आया ना, ये वो टाइम आया कि प्रोजेक्टाइल लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक कितना टाइम लेती है। हमने टाइम ये नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन में हमें जो डिमांड की गई है वो है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, हाइट तक जाने के लिए हमें टाइम फाइंड करना है। अब ये जो टाइम आया ना, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आया, ठीक है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा है उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो देखें वो हमें मैक्सिमम हाइट दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको, ये जो हमारी एक्सप्रेशन आई है इसको अगर हम हाफ कर दें मतलब टू पे डिवाइड करा लें, तो हमें जो है टाइम टू रीच ए मैक्सिमम हाइट मिल सकता है। तो हम इसको टू पे डिवाइड करा देते हैं, टाइम टू रीच ए मैक्सिमम हाइट, टी एम एच मीन मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, टाइम मैक्सिमम हाइट। तो इसको टी को टू पे डिवाइड करा दें, तो ये हमारा टी है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, इसको टू पे करा दें डिवाइड, तो टू पे डिवाइड कराने से टू कैंसिल,
तो हमारे पास 2 खत्म हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, बस वी आई साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा। तो ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। 8वां सवाल, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हमें रेंज दे दी गई है प्रोजेक्टाइल की 800 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री एंगल। हाइट हमने निकालनी है एंगल 60 पे। तो रेंज हमें दे दी है, देखने 800 मीटर है, एंगल थीटा हमें 60 दे दिया गया है। हाइट हमने निकालनी है, हाइट का फार्मूला यूज कर लेंगे। हाइट का फार्मूला हमने वो टॉपिक में पढ़ा था, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। हमें फार्मूला तो वही हाइट वाला ही यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमें वी आई स्केयर का इशू है, तो हम यहाँ से पहले रेंज का फार्मूला लगा के वी आई स्केयर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रेंज दी गई है ना। रेंज हमें बता दिया, रेंज मैक्सिमम फार्मूला होता है, रेंज मैक्सिमम हमें दे दी गई है 800 है, तो रेंज मैक्सिमम कितना होता है वी आई स्केयर ओवर जी। अब यहाँ साइन 2 थीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मैक्सिमम रेंज ले ली गई है ना, तो वो साइन 2 थीटा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने जब मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी होती है ना, तो हम उसको 1 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी किया हुआ है, रेंज मैक्सिमम निकली हुई है, इसलिए हम यहाँ साइन 2 थीटा नहीं लगा रहे। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी फार्मूला लगा लेंगे। अब देखें ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर मैक्स मल्टीप्लाई बाय जी, तो आर मैक्स 800 है, मल्टीप्लाई बाय जी की जगह 9.8 पुट करेंगे तो हमारे पास वी आई स्केयर आ जाएगा 7840। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे हाइट का। हाइट का फार्मूला था वी आई स्केयर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो वी आई स्केयर की जगह 7840 लिख दिया, साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की जगह 9.8। अब साइन 60 ले लें कैलकुलेटर पर, उसका स्केयर लें, उसको 7840 से मल्टीप्लाई कराया और इस पे डिवाइड कर दिया 19.6 पे। तो जैसे ही आप ये डिवाइड करके सारी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे, सिंपल कैलकुलेशन है, आपके पास हाइट आ जाएगी 300 मीटर। अब उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ गए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, पहला है व्हाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन ट्री मिसेस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। लेकिन एक दरख्त पे परिंदा बैठा हुआ है, एक हंटर है, शिकारी है, उसको शिकार करने के लिए जो है वो फायर करता है, एक बुलेट को फायर करता है गन से, तो वो मिस क्यों कर जाता है कभी कभी, ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, अ हंटर मिस द टारगेट ड्यू टू कर्व्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ द बुलेट। हमने पढ़ा हुआ कि जो बुलेट की मोशन होता है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा कि जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, मतलब बॉडी ऊपर हाइट पे जाती तो है, लेकिन उसके बाद जो है यूं कर्व बना के नीचे आती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो अपना टारगेट जो है वो मिस करता है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, व्हेन अ हंटर फायर्स एमिंग अ बर्ड बुलेट फॉलो कर्व पाथ ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है ना, इसलिए वो कर्व पाथ बनाता है। एंड इज ड्रॉप्ड बिलो इट्स ओरिजिनल लाइन। तो ये उसकी जो ओरिजिनल लाइन है, मतलब जहाँ पे उसको जाना चाहिए वो वहां नहीं जा पाता। नीचे मैंने डायग्राम भी बनाई है इसकी, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम बनी हुई है। देखिए ये उसने फायर किया, यहाँ कोई परिंदा बैठा है, तो एक्चुअल में उसकी लाइन ये होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ फॉलो करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक पाथ होता है, तो वो इसलिए जो है वो बिलो द ओरिजिनल लाइन हो जाता है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। एज अ रिजल्ट बुलेट पासिस बीनीथ द बर्ड causing द हंटर टू मिस द टारगेट, जिसकी वजह से जो गोली है वो परिंदे के नीचे चली जाती है, बजाय इसके कि उसको हिट करे जाके परिंदे को खुद। दूसरा क्वेश्चन है, a person falling on the heap of sand doesn't hurt more as compared to a person falling on a concrete floor. Why? कह रहे कि ना, एक बंदा है वो रेत का ढीले के ऊपर गिरा है, उसको इतनी चोट नहीं लगती एज कंपेयर टू उस आदमी के जो कि पक्के फर्श के ऊपर गिरता है, ईंटों वाला कोई फर्श है उसके ऊपर गिरता है। तो इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है? जो बंदा रेत के ढीले के ऊपर गिरेगा उसको कम चोट क्यों लगती है? तो इसका आंसर जो है हम यूँ लिखेंगे, हमें पता है फार्मूला होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। अब देखें, जब कोई बंदा रेत के ढीले के ऊपर फॉल करेगा ना, तो उसका जो इम्पैक्ट टाइम है, ठीक है, वो पहले रेत के ऊपर गिरेगा जिसकी वजह से रेत जो है वो अपनी जगह से स्कैटर हो जाएगी, उसका जो क्लूजन है ना वो जमीन के साथ देर से होगा। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब देखें, जब टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स से उसका इनवर्स रिलेशन है। टाइम इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज का मतलब चोट कम लगेगी।
When a person fall on sand, the time of impact increase, which reduces the effect of force. That is why he doesn't get hurt, इसलिए उसको चोट नहीं लगेगी। लेकिन जब वो कंक्रीट के ऊपर गिरेगा, मतलब पक्के फर्श के ऊपर गिरेगा, तो उस वक्त क्या होगा, द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज शॉर्ट, बहुत कम शॉर्ट टाइम होगा, क्लूजन फौरन हो जाना उसका, लीडिंग टू अ हायर फोर्स। अब जब फोर्स जो है वो फिर हाई हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना। तो उस सूरत में तो ऊपर वाले केस में तो तुम्हारा टाइम जो है वो इम्पैक्ट टाइम बहुत बढ़ गया था, क्लूजन होने में बहुत टाइम लगा था ज़मीन के साथ उसका, क्योंकि पहले रेत स्कैटर हुई थी, फिर जाके जो है वो उसका ज़मीन से क्लूजन हुआ, टाइम इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो गई, इफेक्ट ही नहीं हुआ उसको। तो ये इसका आंसर, आसान सा आंसर है, तो आप यूँ ही लिख दें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला सवाल है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड्स फ्लाई इन एयर। वो क्या कंडीशन है कि जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ेंगे। तो उसकी कंडीशन, दो कंडीशंस हैं। इसमें पहली कंडीशन ये है, द लिफ्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द बर्ड्स वेट। जो लिफ्ट फोर्स है, मतलब उसको ऊपर उठा रही है, वो परिंदे के वेट से ज़्यादा या उसके एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि थर्स्ट फोर्स मस्ट ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर। तो उसकी जो थर्स्ट फोर्स है, मतलब जो उसको फोर्स ऊपर उठा रही है, वो इतनी होनी चाहिए कि वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए। तो ये इस तरह फिर जो है वो, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो परिंदा जो है वो उड़ लेगा इजीली। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस फॉर विच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल्स आर। कह रहा है वो सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी गाड़ी का जो है वो इस तरह हो। पहला है वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, दूसरा है एक्सेलरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो, तीसरा है कि वो परपेंडिकुलर हो दोनों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में। तो ये तीनों के किस सूरत में हो सकते हैं। वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, देखिए जब गाड़ी अचानक ब्रेक्स लगा देना तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब गाड़ी फुल स्पीड से मूव कर रही हो, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अचानक अगर ब्रेक्स लगा दी जाएं तो फौरन वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहता है, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा सा भी आगे मजीद मूव करेगी। तो इसलिए वो उसका एक्सेलरेशन काउंट होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सडन ब्रेक्स देन वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। दूसरा केस है एक्सेलरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो। तो एक्सेलरेशन उसी सूरत जीरो होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। व्हेन अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन की कंडीशन यही है, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा। परपेंडिकुलर कब होंगे दोनों, देखिए जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी, जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी, व्हेन अ कार इज मूव अलोंग अ सर्कल, फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उसके बाद पांचवा और आखिरी सवाल है, डिस्क्राइब ब्रीफली द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज पे एयर रेजिस्टेंस कैसे इम्पैक्ट करेगी। देखें एयर रेजिस्टेंस जो है किसी भी जो है मोशन को वो डैम्प करती है, मतलब उसकी रेंज को कम कर देती है। रेजिस्टेंस की वजह से जो है लॉस होती है ना एनर्जी, तो हमारी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ एयर विल डिक्रीज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज तो डिक्रीज हो जानी है। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ रेंज का क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन टू थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। In the presence of air resistance, the velocity of projectile decrease। अब velocity जब decrease होगी तो range के साथ direct relation है, velocity decrease range decrease, which slows down the projectile forward motion। इसकी वजह से projectile की जो forward motion है ना वो इफेक्ट होगी, मतलब वो कम हो जाएगी। एंड हेंस द डिक्रीज इन द रेंज, और रेंज कम हो जाएगी। नीचे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। अगर तो एयर रेजिस्टेंस आप देखें नहीं है तो देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ तक जाएगी, रेंज ज़्यादा है, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाए विद एयर रेजिस्टेंस, ये देखिए कम होगी। तो ये डायग्राम भी आपने बनानी है। तो ये थे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ से जो है पेपर में क्वेश्चन लाजमी आने हैं। फिजिक्स का जो पहले जो पुराना ओल्ड पैटर्न है उसमें भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आप ये किसी सूरत स्किप नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन
आसान से आसान वर्डिंग में आंसर देने की मैंने कोशिश की है। आप इन्हीं को याद करें, इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी जितना हो सके याद कर लें, ताकि आपकी ये टेंशन ख़त्म हो इस चैप्टर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने ये यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, मैथ के लेक्चर्स भी देखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।